हेलो बच्चों, धुरंधर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी माइंड नागौर में मैं आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहा हूं मैं। और ये पोर्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तैयारी करेंगे जेईई नीट की, उसमें भी आता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्लास में तो आता ही आता है, इससे एक दो प्रॉब्लम आती है। सेकंड चैप्टर है, 10th में फिजिक्स के 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर क्या है बच्चों आपका कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक को बोलते हैं बेटा चार्ज से बना हुआ है इलेक्ट्रिक, ठीक है। चार्ज से बना हुआ इलेक्ट्रिक। चार्ज को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश हिंदी में आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। मतलब कह सकते हैं कि आवेश का शहर। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? आवेश का शहर। जैसे इंसान का शहर होता है, वैसे आवेश का शहर। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहला वर्ड इसमें आता है बच्चों, पहला पॉइंट आता है करंट। करंट, ठीक है। करंट आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं धारा। धारा, ठीक है। करंट होती क्या है कि जब किसी भी वायर में, तार में, वायर या तार कोई भी हो जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए, यानी कि किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में धारा का प्रभाव, करंट का फ्लो आसानी से होता है, ठीक है। तो धारा कहते कैसे है कि मान लो कि ये एक चार्ज है, सपोज कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है, जो पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ऐसे बी की ओर जा रहा है, ठीक है। कोई चार्ज है, यहाँ चार्ज दिया गया, ए से बी की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका टाइम ले लिया मैंने 0, यहाँ टाइम ले लिया मैंने 0, यहाँ टाइम ले लिया मैंने t, यानी कि ए से बी तक जाने का टाइम हो गया t। और ये चार्ज प्लस आ, इसको बोलते हैं प्लस आवेश या धन आवेश है, धन आवेश है, ठीक है। तो धारा का मतलब होता है I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज, धारा का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो किसी भी वायर में अगर चार्ज का फ्लो, आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें धारा बहती है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑन करते हैं तो फैन जल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि स्विच ऑन करते हैं, जो वायर होते हैं अपने पास घर में, वायरिंग में जो वायर होते हैं उनमें होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो धारा की प्रवाह होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी धन आवेशित कण है। धन आवेशित कण एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। होता क्या है, धारा की दिशा क्या है कि धारा तुम्हारी चार्ज तुम्हारा ए से बी जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है उसी दिशा में धारा भी मूव करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ए टू बी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, ए से बी की होगा, क्योंकि चार्ज प्लस है। तो लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी करंट को फ्लो करेगी। ये करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, यानी कि दिशा निकालते हैं। अगर मैं पूछूं कि प्लस आवेश ए से, प्लस चार्ज पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो उसी देखो यहाँ पे सपोज मान लो कि ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, ऐसे जा रहा है,
बी की ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। तो ये आवेश ए से बी की ओर जा रहा है। जब ये ए से बी की ओर जाएगा, ठीक है, बात समझिए, ए से बी की ओर जाएगा, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज, इफ, यदि, इफ माने होता है यदि, यदि चार्ज, आवेश, चार्ज इज फ्लो, फ्लो, देखो, इफ माइनस क्यू चार्ज, चार्ज इज फ्लो, फ्लो ए टू बी, ठीक है, चार्ज ए से बी क्यों जा रहा है, तो करंट की दिशा तुम्हारी क्या होगी, धारा की दिशा तुम्हारी होगी, ठीक है, बी से ए की ओर, ये करंट की दिशा हो गई। इसको आई से लिखते हैं, आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर माइनस चार्ज ए से बी क्यों मूव कर रहा है तो करंट क्या मूव करेगी, बी से ए क्यों मूव करेगी। तो करंट, करंट फ्लो, फ्लो बी टू ए, मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट यानी कि करंट की दिशा, करंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की दिशा को हम दिखाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर सपोज मान लो कि एक ले लिया मैंने पॉइंट ए, ले लिया मैंने पॉइंट बी, ठीक है, एक +2 कूलाम का चार्ज, ठीक है, 2 कूलाम का चार्ज यहाँ चलना शुरू करता है t0 समय से, t=1 सेकेंड में यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि धारा की दिशा, पूछेगा फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी ज्ञात कीजिए फर्स्ट फ्लो, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट कितनी फ्लो करेगी, किसी वायर के अंदर की कहानी है, ठीक है। सेकंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। अब करंट तुम्हारी कहाँ जा रही है बच्चों, चार्ज मूव कर रहा है ए से की ओर, ठीक है, चार्ज फ्लो, इफ, इफ +2 कूलाम चार्ज, चार्ज फ्लो ए टू बी, ठीक है, ये +2 कूलाम का चार्ज ए से बी की ओर मूव कर रहा है, तो कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी धारा प्रवाह करेगी वो निकालना है और पूछा जाए उसकी दिशा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, तो चार्ज अगर ए से बी की मूव कर रहा है तो करंट भी मैंने बताया था बच्चों कि जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, एक करंट की दिशा हो गई, धारा की दिशा हो गई ए से बी की ओर। अब निकालना, धारा की वैल्यू निकालना है, तो मैंने पढ़ाया था I = ठीक है Q/T, Q/T, क्यू कितना दिया गया 2, टाइम दिया गया 1, कितना गया 2 कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, टाइम की यूनिट क्या सेकेंड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक फार्मूला होता है, चूंकि एम्पियर ने लिखा था तो 1 कूलाम अपॉन सेकेंड को 1 एम्पियर कहते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। मतलब समझ में आए मेरी बात कि अगर +2 कूलाम का चार्ज है, ए से बी को मूव कर रहा है, तो ए से बी को मूव करने के लिए तो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक है, मूव कर रहा है चार्ज, ए से बी मूव कर रहा है, तो कितनी करंट फ्लो करेगी 2 एम्पियर की, डायरेक्शन कितना होगा ए से बी की ओर, डायरेक्शन क्या होगा ए से बी की ओर। बात समझ में आई। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण कहीं भी किसी भी सर्किट के अंदर मूव करेगा तो उसमें करंट फ्लो करेगी, धारा का प्रभाव उसमें होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लो कि ले लिया मैंने पॉइंट ए, -3 कूलाम का चार्ज है,
ए से मूव कर रहा है बी की ओर, बी की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम ले लिया हमने t इक्वल टू 3/2 सेकेंड में, यानी कि ये चार्ज तुमको दिया गया है -3 कूलाम, सॉरी -3 कूलाम का चार्ज है ए से बी को मुकरा। इफ -3 कूलाम चार्ज फ्लो ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, फाइंड आउट करंट फ्लो ए टू बी एंड इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ए से बी क्यू जा रहा है, सिंपल बात है, माइनस क्यू चार्ज है, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस क्यू चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, इधर होगी, ये करंट का डायरेक्शन हो गया आई, क्योंकि इधर जा रहा है, बी जा रहा है तुम्हारा इधर की ओर। ठीक है, माइनस कूलाम का चार्ज कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है, तो करंट क्या मूव करेगी आपको, बी से ए की ओर। अब निकालना आई इक्वल टू कितना होता है, Q/T, क्यू कितना 3, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं रखेंगे, यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ रखते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, 3/2, 3 यहाँ से कट के कितना जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि -3 कूलाम का चार्ज ए से बी की ओर जाने में 3.2 सेकेंड लगता है, 3/2 सेकेंड लगता है, तो उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आई, ये सब बेसिक चीज थे। आप लोग शुरू करते हैं सर्किट। ठीक है, ये करंट का था, सर्किट में शुरू करते हैं। सर्किट में क्या क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे एक होता है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हम किसी भी वायर को, सपोज आप मार्केट में जाएंगे तो इसको आर से लिखते हैं, आर से आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको आप पूछेंगे कि वायर दे दो, तो बोले कितने ओम का दे, 1 ओम का दे, 2 ओम का दो, 3 ओम। मार्केट में जब भी आप वायर लेने जाएंगे तो ये पूछेगा कितने ओम का वायर दे, तो जितने ओम का वायर होता है उतना उसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा करंट को वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या कि आपके घर में देखिए, आपके घर में कि अलग अलग वायरिंग की अलग अलग कंडीशन होती है। मान लो सपोज आपके घर में आयरन रखा हुआ है जिसमें आप प्रेस करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, उसका वायर मोटा होगा। ठीक है, CFL जल रहा होगा, उसका वायर पतला होगा। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग वायर यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल क्या कि आपके घर में जो आयरन है उसमें वायर मोटे मोटे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, बात समझ आई। अब उन वायर को हटा के पतला वायर लगा दो तो स्पार्किंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गई रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा अपोज करना, विरोध करना, यानी कि अगर हम मान लो कि सपोज कि कोई वायर ले लिया मैंने, ठीक है, सपोज मान लो कि एक वायर है, वायर आपका सिलेंड्रिकल होता है, तो वायर में करंट फ्लो कैसे फ्लो करती है कि वायर में होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है,
अब इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मतलब क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए, बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये तुमका वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक सपोज बैटरी से जोड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, ये बैटरी हो गई, इसको सेल बोलते हैं, सेल। ये बड़ी लाइन क्या शो करती है बच्चों, बड़ी लाइन शो करती है प्लस पोल। सेल का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं उसको सेल बोलते हैं। बड़ी लाइन क्या होती है, प्लस पोल को शो करती है, और माइनस लाइन, छोटी लाइन क्या शो करती है, माइनस पोल को शो करती है। किसी भी सर्किट के अंदर जो ऐसे लाइन बनी है, देखो यहाँ पे सर्किट के अंदर जो बड़ी लाइन आपको दी गई है, ये सेल, इसको बोलते हैं बेटा सेल। सेल की पॉजिटिव पोल को नोट करता है, और ये छोटी लाइन क्या शो करती है, सेल का नेगेटिव पोल। अब सेल, इस वायर को मैंने एक सेल से जोड़ दिया, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी, आई, ऐसे आई फ्लो करेगी, आई। ठीक है, ऐसे आई करंट फ्लो करेगी, ऐसे इसके अंदर जाएगी करंट। ठीक है, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे। ठीक है, ठीक है, आई करंट ऐसे मूव करेगी, और ऐसे घूमते हुए आई करंट ऐसे चली जाएगी। अब देखो, इस वायर के अंदर करंट ऐसे मूव कर रही है, अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। होता क्या बच्चों, कहानी एकदम आसान है। ठीक है, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन से कहते हैं। जैसे ही यहाँ बैटरी में वोल्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि 5 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये बैटरी का वोल्टेज ले लिया मैंने, वी ले लिया मैंने। ठीक है, हिंदी बोलते हैं विभवांतर या विभव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज 5 वोल्ट की बैटरी ले ली, 3 वोल्ट की बैटरी ले ली, 4 वोल्ट की बैटरी हमने ले ली, तो 5 वोल्ट की बैटरी मैंने ले ली या 4 वोल्ट की बैटरी ले ली, तो ये सेल आपका है, ये आपका इसको बोलते हैं सेल, ये सेल है। ये बी वोल्ट की बैटरी आपको दी गई है। ठीक है, बात समझ आई, ये आपका प्लस पोल है, ये माइनस पोल है। ठीक है, अब होता क्या बच्चों कि जैसे ये प्लस पोल है, तो यहाँ प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी का प्लस पोल तो यहाँ वायर के आगे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर सपोज ये मेरा वायर है, इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है, तो यहाँ सेल से जोड़ दिया, सेल से, तो सेल का यहाँ प्लस पोल है, सेल का यहाँ माइनस पोल है, तो यहाँ प्लस पोल है तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस की ओर ऐसे गति करने लगती है, क्यों मूव करेंगे, गति करने लगेंगे ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन सब इधर गति करेंगे, तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको इधर गति करेगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है कि -3 कूलम का चार्ज इधर मूव कर रहा है, ए से बी की ओर, तो करंट कहाँ मूव कर रही है बेटा, बी से ए की ओर जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये इधर गति करेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, मान लो सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये ले लिया मैंने बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बोलो, बी से ए की ओर। ठीक है, तो करंट क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, आपकी फ्लो ए से बी की ओर। ठीक है, तो आपकी करंट क्या जा रही है, ए से बी को गति करते हुए चली जाएगी। तो मतलब ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर मूव करेंगे या गति करेंगे, ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन इस वायर के इसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टिंग वायर, चालक किसे कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए उसे चालक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर चालक में, ठीक है,
इसमें करंट का फ्लो आसानी से उषा चालक बोलते हैं। ये आपका इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं उसे बोलते हैं चालक, और चालक में ही करंट का फ्लो होता है, इसे बोलते हैं कंडक्टिंग बॉडी। नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, करंट का फ्लो नहीं होता है। और जैसे ही आप इस वायर को, वायर ए बी को आप सेल से जोड़ेंगे, यहाँ प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। प्लस माइनस चार्ज जब प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू होंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे भी, जब आपस में टकराएंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत वो पैदा करेगा। सिंपल बात है, रेजिस्टेंस अपोज करने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो चीज़ एनर्जी को, ऊर्जा को लेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है कि जब हम किसी भी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो वायर का फ्री इलेक्ट्रॉन, गति इलेक्ट्रॉन उस वायर में गति करने लगता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को गति करने में जो विरोध उत्पन्न होता है, जो विरोध कठिनाइयाँ होती है, उससे बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो एक साइंटिस्ट ने बताया ओम्स। ओम्स ने क्या कहा था? ओम्स एक साइंटिस्ट है, ओम्स ला, ओम्स ला। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक है, लेकिन आप 11th 12th में जाएंगे तो किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किरचॉफ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स ने क्या कहा? ओम्स ने कहा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में, ठीक है, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना किया जाए। फिजिकल कंडीशन में क्या हो गया? उसका टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि नहीं बोलते क्या, कोई इंसान है, उसको कस के पीट दिया, वो इंसान को कस के पीट दिया, थप्पड़ मार मार के उस इंसान की हालत खराब होती, तो बोलेंगे अच्छी कंडीशन बनेगी। ठीक है ना? तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी, किसी भी चालक जिसमें करंट का फ्लो आसानी से होता है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में अगर आप करंट का फ्लो करते हैं तो ओम्स ने क्या कहा था कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्था चेंज ना किया जाए, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई, उसको हीट भी ना करो, सब सेम रहे। मतलब ठीक है ना, मतलब कि तार को काट दो बीच से, ये भी नहीं, हीट कर दो, गर्म कर दो, लंबा कर दो, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी यानी कि चालक वस्तु में उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस वस्तु में विभवांतर माने वोल्ट और धारा माने करंट। विभवांतर को बोलते हैं विभवांतर, यानी वोल्ट बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी लिया मैंने, इसको बोलते हैं विभवांतर। और धारा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट यानी धारा, वो ले लिया मैंने आई। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि V अपॉन आई का जो रेशियो होता है तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मेरी बात ध्यान समझना, किसी भी, फिर सच बोल रहा हूँ मैं, किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की, किसी भी चालक वस्तु में अगर हम उसके भौतिक परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, भौतिक, हाँ सॉरी फॉर, हाँ, भौतिक परिवर्तन ना किया जाए तो उस भौतिक परिवर्तन का टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, उसकी लंबाई कम ना की जाए तो उस वस्तु, तो किसी वस्तु में भौतिक परिवर्तन ना किया जाए, किसी भी कंडक्टिंग वायर में भौतिक परिवर्तन ना किया जाए तो उस वायर में जितना भी वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, विभवांतर और धारा
का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो कांस्टेंट होता है। कैसे देखो यहाँ पे, मान लो कि हमने एक वाई ले लिया, सपोज हमने एक वाई ले लिया, ठीक है। इस वायर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस पोल है, ये माइनस पोल है, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, याद रखना, इस वायर का ले लिया मैंने पॉइंट ए, यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट बी। जस्ट अभी ने बताया था, ये सेल है, ये सेल का प्लस पोल है, ये माइनस पोल है। इसका वोल्टेज लिया मैंने बी, ये सेल का वोल्टेज है। मान लो कि आपने 5 वोल्ट का सेल लेके आए मार्केट से, ठीक है ना, तो 5 वोल्ट का लगा दी, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आएगा। इनके बीच का विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं बेटा पॉइंट ए का विभव वी ए माइनस पॉइंट बी का विभव वी बी, इसको बोलते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो विभवांतर तुम्हारा होगा बेटा, वो सेल के वोल्टेज के बराबर होगा, सेल के वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई? इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। अब जैसे जोड़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगी, आई करंट ऐसे फ्लो करेगी ऐसे। अब उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ओम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि पहले उन्होंने 5 वोल्ट की बैटरी ले लिया, ठीक है, और करंट को मेजरमेंट कर लिया, करंट निकल लिया, मान लीजिए 1 एम्पेयर करंट आई, तो V अपॉन आई कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि 10 वोल्ट की बैटरी ले लिया, उन्होंने 10 वोल्ट की बैटरी ले लिया और करंट मेजरमेंट किया, 2 वोल्ट की करंट आई, तो इससे कितना आया, तब भी 5 आया। फिर उन्होंने 15 वोल्ट की बैटरी ले लिया, 5, ठीक, करंट को मेजरमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से निकाला उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट आता उससे उन्होंने निकाला, कितना आया, 3, कितना आया, 5, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि अगर आप बैटरी का सेल का वोल्टेज अगर बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका रेशियो तुम्हारा सेम आ रहा था। जिस रेशियो से आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे उसी रेशियो से करंट भी बढ़ रही थी। तो इसको बोलते हैं बेटा V अपॉन आई को बोलते हैं R, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू हो गया IR, ठीक है। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। R क्या तुम्हारा, किस वायर का रेजिस्टेंस, वायर के अंदर कितना ताकत है। अगर मैं बोलूं कि किसी, और इसकी यूनिट क्या होती है, R की यूनिट तुम्हारी होती है ओम, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी तुम्हारी ओम, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये ओम साइन होता है। अगर मैं बोलूं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लिख ले मैंने 5 ओम है, क्या है, 5 ओम, ठीक है, 5 ओम, यानी कि उस वायर के अंदर ताकत ज्यादा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। बात समझ में आई? तो V अपॉन आई इक्वल टू आर। अब यहाँ देखो बच्चों, ओम से क्या कहा था, V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। एक बटा फॉर्मूला और होता है, V इक्वल टू तुम्हारा होगा आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे V होगा, V होगा वोल्टेज, वोल्टेज, आई क्या है, करंट, आर क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। बात समझ आई? तो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान समझना है मेरी बात को, एक फॉर्मूला और होता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू तुम्हारा होता है रो L बाई ए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो उन्होंने एक वायर ले लिया, सपोज एक वायर ले लिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक वायर को ले लिया, देखा उन्होंने कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस तुम्हारा उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी इसकी लेंथ ले लिया मैंने L। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी वायर का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है।
फर्स्ट हो गया तुम्हारा। दूसरा तुमको क्या कहता है, आर इक्वल टू यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका एरिया ले मैंने ए, एरिया जितना ज़्यादा होगा उन्होंने क्या देखा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके एरिया की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल तुम्हारा होगा। ये हो गया 2 हो गया। अब इनको एक साथ ले लो यहाँ पे, तो आर इक्वल टू कितना होगा, एल अपॉन ए। इसको हटाते हैं तो आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, वायर का मटेरियल कैसा है। जैसे एग्जांपल क्या, कि अगर आप देखे होंगे कि आप मार्केट में जाते होंगे फैन खरीदने या एसी खरीदने या कूलर खरीदने जाते होंगे, तो उससे बोलते हैं कि भाई कूलर दे दो, पंखा दे दो या कुछ दे दो। बोलेगा हमारे पास 2 टाइप के कूलर हैं या 2 टाइप के फैन हैं, यदि एक एक एल्युमिनियम बाइंडिंग का, एक कॉपर बाइंडिंग का। तो पूछेगा भाई एल्युमिनियम बाइंडिंग का कितना है, तो एल्युमिनियम बाइंडिंग का मान लो 2000 का है, कॉपर बाइंडिंग कितना करना है 3000 का। कहीं महंगा क्यों है, कि कॉपर ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो कंडक्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि रो किसका किसका कितना होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। बटा कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो कि आर आपको दे दिया जाए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, बस सुनना मेरी बात। मान लो कि कोई वायर ले लिया मैंने, ठीक है, इसको आना इस टाइप की प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, कोई वायर ले लिया मैंने, ये वायर ले लिया, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस ये ले लिया मैंने प्लस, ये हो गया माइनस, ऐसे जोड़ दिया। अब इस वायर का एरिया ले लिया मैंने ए, लेंथ ले लिया मैंने एल। ठीक है, इनिशियल लेंथ लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल। इनिशियल यानी प्रारंभिक वायर की लंबाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वायर की लंबाई क्या, एल है। इनिशियल एरिया, प्रारंभिक क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वायर इक्वल टू ए, ये मीटर में है, ये मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा होगा आर, कितना होगा, रो एल बाई ए। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, रो एल बाई ए, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब होता क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इसकी लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी n% बढ़ा के। ठीक है, इफ 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 लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज n%, यानी x ले लो, याद से चलेगा x%। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि इस वायर की जो लंबाई थी मैंने इनिशियल लंबाई का x% बढ़ा दिया। तो पूछेगा फाइंड आउट रेजिस्टेंस इंक्रीज, फाइंड आउट इंक्रीज रेजिस्टेंस, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज
ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या पूछेगा कि सवाल देखिए क्या है, एक हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे उसी का यूज करेंगे कि मैंने बताया था कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वायर ले लिया मैंने, इस वायर का एरिया ए है, लेंथ ले लिया मैंने एल हो गया, इसको मैंने एक बैटरी जोड़ दिया बी बैटरी से, इसमें आई करंट फ्लो करेगी। तो इनिशियल लेंथ लिया मैंने एल और इनिशियल एरिया लिया मैंने ए मीटर, तो रो इक्वल टू होगा एल बाई ए। अब मैंने क्या किया कि इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया x%, तो एल डैश निकालेंगे, कितना होगा एल डैश, कितना होगा बोलो, इनिशियल लेंथ का x%। ठीक है, तो ये L हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन 100, इसको डिवाइड करेंगे भाई, इसका इस L लेंथ का x% निकालने हैं, L इंटू एक्स अपॉन 100 कितना आएगा 0.00L, .01Lx आ गया। अब इसको इंक्रीज करेंगे, ये तुम्हारा हो गया x%, देखो एल डैश तुम्हारा क्या हो गया x% हो गया। अब इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज ऑफ लेंथ, इंक्रीज ऑफ लेंथ एल, एल डैश ले लो आप, एल डबल डैश ले लो, कितना होगा इनिशियल लेंथ एल है इंटू एल डैश, कितना होगा तुम्हारा का एल हो गया प्लस एल डैश कितना निकाला 0.01 इंटू एल एक्स, यहाँ से मैं एल ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 0.01 इंटू एक्स, ये आ गया आपका एल डैश, ये आ गया आपका एल डैश आ गया। अब देखो बेटा सिंपल बात है, पहले वायर तुम्हारा इतना था, ये वायर था। ठीक है, इस वायर की एरिया ए है, लेंथ एल है, इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, लेंथ ले लिया मैंने एल डैश, एरिया हो गया ए डैश, एरिया भी चलो, जब खींच के लेंथ को बढ़ाओगे, जब किसी वायर की लेंथ को आप खींचोगे बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा ना, तो एरिया एडेस हो गया। तो आपको मालूम है वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का वॉल्यूम V2, दोनों क्या होगा बराबर होगा V2, तो ये हो जाएगा V1 को वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया, एरिया ए इंटू लेंथ, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यहाँ कितना है V2, एरिया ए डैश देन एल डैश, चल लिया मैंने ए डैश इंटू एल डैश, तो यहाँ से ए डैश मालूम कितना हो जाएगा ए एल अपॉन एल डैश, ये निकल गया एरिया, यानी कि इस वायर को खींच के जब लंबाई इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो उसका एरिया कितना आएगा ए एल अपॉन एल डैश हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर रखेंगे, ए डैश निकालना है आपको, ए हो गया एल, एल डैश तो ये निकाला एल इंटू 1.01 एक्स, ये यहाँ से कट गया। ठीक है बेटा, क्या बचेगा याद देखिए ए अपॉन, ठीक है 1.01 इंटू एक्स, ये हो गया ए डैश हो गया, ये हो गया एल हो गया, ये एल डैश ए डैश, यहाँ तक समझ में आ गया, देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये निकल गया ए डैश, ये निकल गया एल डैश। अब निकालेंगे रेजिस्टेंस, निकालना है रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा आर डैश इक्वल टू, रो सेम ही होता है, बार सेम है, एल डैश अपॉन ए डैश, तो रो हो जाएगा तुम्हारा एल डैश, तुमने क्या निकाला यहाँ देखो, एल डैश आपका ये है एल अपॉन, ठीक है एल डैश तुम्हारा क्या है एल इंटू, अरे यार 1 प्लस 0.01 एल अपॉन ए डैश, क्या देखो यहाँ पे ये है
ठीक है, इसको तुम यहाँ ले जाओ, रो एल बाई ए क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर जाएगा, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया आर। तो आर डैश कितना जाएगा तुम्हारा, आर इंटू 1.01 एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आर डैश हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये एग्जाम आ गया, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सपोज ये x परसेंटेज है, मान लो बोल लिया मैं कि 5% है, तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे बात समझ में आई, x इक्वल टू 5, यहाँ से r डैश निकाल ले जाओगे, ठीक है, माने मैं बोलूँ कि 1% इंक्रीज कर दिया है मैंने, तो x कितना आएगा 1, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे, अब इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, आपको निकालना है क्या, परसेंटेज इंक्रीजिंग, आपको निकालना है क्या है, परसेंटेज इंक्रीजिंग, कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगा, तो क्या होता है फाइनल आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश माइनस आर अपॉन आर, यहाँ रखेंगे आर डैश, ये आपका है, यहाँ रखा है मैंने आर 1 प्लस पॉइंट 1 एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आर अपॉन यहाँ आर इंटू 100, यहाँ से आर कॉमन लेके मैंने काट दिया, ये तुम लिख सकते हो 1 प्लस .01 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको तोड़ोगे 1 प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे इंटू 100 यहाँ पे है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.01, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई, फिर आगे इस पे इसको आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, तो आर परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, इसको लिख सकते हो आर डैश अपॉन आर, अलग अलग कर सकते हैं, इंटू -1 इंटू 100, आर डैश तुमने ये निकाला है आर अपॉन ठीक है आर इंटू 1.01 एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर -1 इंटू 100, ये यहाँ से कट गया, बटा मैथ में फॉर्मूला तुम्हारा होता है 1 प्लस एक्स की पावर, ठीक है, अगर यहाँ पे n हो, 1 प्लस एक्स की पावर n हो, और ये x बहुत ही छोटा है, x बहुत ही छोटा है, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। मैथ में क्या फॉर्मूला होता है बेटा कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो, ठीक है, और x बहुत ही छोटा हो, तो जो n होता है वो नीचे आ जाता है, यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 1.01 एक्स की पावर, ये चीज़ तुम्हारी बहुत छोटी है, यहाँ -1 है, ये बाहर तुम्हारा क्या है 100 है, बात समझ में आई, तो ये चीज़ बहुत छोटी है, तो 2 यहीं आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि 2 इंटू 0.01 एक्स -1 इंटू 100, ये 1 यहाँ से कट गया, कितना आएगा 2x, तो याद रखना है बेटा, सिंपल आसान, कुछ याद मत करो बेटा, ठीक है, अगर मैं बोलूँ किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, किसी वायर की लेंथ बढ़ा दी मैंने 2% बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 4%, ट्वाइस कर दो बस, जितना आएगा उसका ट्वाइस कर दो।
अगर इसका प्रूफ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई इशू नहीं है समझ में नहीं, क्योंकि ये 10th लेवल के बस की बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस अगर आ सकता है तो आप उसको कर लेंगे, कोई तोप वाली चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स भी नहीं समझ में ना आए कि मैं तो बनूँ बढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फिजिक्स है, ये आसान वाली फिजिक्स है। ठीक है, तो किसी पूछा किसी वायर की लेंथ अगर कम कर दिया जाए, परसेंटेज इंक्रीजिंग आ जाए, तो जितना परसेंटेज आपका आएगा उसका क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। क्या करते हैं हम लोग, ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, मैं बोलूँ किसी वायर की लेंथ 10% मैंने इंक्रीज कर दी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, बोलोगे 20% बढ़ जाएगा। जितना भी आएगा उसका जो है तुम्हारा क्या होगा, टू ट्वाइस कर देंगे। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि ओम्स लॉ क्या है, किसी भी वायर में अगर आप करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उस वायर में रेजिस्टेंस फ्लो होने लगता है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क। इलेक्ट्रिक विभवांतर, विद्युत विभवांतर और कार्य में क्या संबंध है? ये कहा जाता है बेटा कि डेल्टा वी को, इसको बोलते हैं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि कार अपॉन आवेश। ठीक है, कार अपॉन आवेश चार्ज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों डेल्टा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। विद्युत विभवांतर इक्वल टू क्या होगा, वर्क, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वर्क को बोलते हैं W, चार्ज को बोलते हैं Q। ठीक है, इसको बोलते हैं V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/Q। यूनिट क्या होती है बेटा, इसका कार की यूनिट होती है जूल अपॉन कूलाम। इसको क्या बोलते हैं, 1 जूल अपॉन कूलाम को बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। बात समझे, इसकी भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? तो जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, मैंने मान लो सपोज कोई भी चार्ज है, +5 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, उसको बिंदु पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं। ये +5 कूलाम का चार्ज है, इसको ए से मैं बी की तरफ ले गया। बिंदु ए से बी तक जाने में विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको टू कितना देगा, डेल्टा, इसको बोलते कितना दे के लिए हमने 10 वोल्ट दे दिया गया है। इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट है, यानी कि ए से बी तक जाने में, ठीक है, ए से बी तक जाने में इसका जो विभवांतर तुम्हारा कितना है, विभवांतर कितना होगा, 10 वोल्ट, यानी कि बिंदु ए का विभव बी से ज्यादा हो गया। तो पूछेगा क्या, आपको पूछेगा कि फाइंड आउट वर्क डन, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि ए से बी तक जाने का विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट। अभी हमने पढ़ाया कि विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन Q होता तुम्हारा। ये कितना दिया गया आपको, 10 दिया गया है, 10 वोल्ट है, वर्क निकालना है, ये दिया गया 5, तो हम लोग कितना आएगा, 50 जूल आएगा, यानी इतना जूल आपको कार्य करना पड़ेगा, इतना जूल तुमको वर्क करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पावर की।
ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में इसको कंटिन्यू करेंगे, 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड बाय।